मैं हूं आनंद तिवारी। देखिए दोस्तों, आप लोग संधियां पढ़ रहे थे। संधि को हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार देख लिए थे। 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम लोगों ने पहला प्रकार देख लिया था स्वर संधि। फिर स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए दोस्तों, जो स्वर संधियाँ होती हैं हमारी, मैंने आपको बताया था क्या होता है उसमें कि यदि किसी स्वर का स्वर से ही मेल होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन आप परिभाषा देख लीजिए, क्या होगा कि यदि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आ जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक? क्या होता है कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आ जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद क्या होगा? स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी, कुछ भी आएगा। जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। इसका पहला नियम क्या होता है व्यंजन संधि का? सब लोग बोलते हैं व्यंजन संधियाँ बहुत कठिन होती हैं। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होती। आप नियम देखिए, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। पहला नियम क्या होता है कि पहला नियम होता है 3-5 करना। 3-5 करना। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहा है? मैं बोलता हूँ कि पहला नियम क्या होता है व्यंजन संधियों का? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ जाता है तो वह पहला जो वर्ण होता है वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि क, च, ट, त और प के बाद कोई भी स्वर या हमारा अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा तो ये क्या होगा? का किस में बदलेगा? गा में। चा किस में बदलेगा? जा में। टा किस में बदलेगा? डा में। और ता किस में बदलेगा? दा में। पा किस में बदलेगा? बा में। ठीक? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ जाता है तो वह वर्ण उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग। उदाहरण क्या है? जैसे दिगंत लिखा है। संधि विच्छेद क्या होता है? दिक, धन, अंत। देखिए क्या हुआ? पहले वर्ग के बाद स्वर आ गया, किस में परिवर्तित हो गया? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। और देखिए जैसे मैं लिखूं वागीश शब्द है, वागीश क्या होगा? संधि विच्छेद।
वाक धन ईस। देखिए का के बाद ई आ गया, यानी कि पहले वर्ग के बाद कोई स्वर आ गया, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। जैसे मैं लिखूं और क्या, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होगा संधि विच्छेद, ऋक धन वेद। ऋक धन वेद क्या होगा कि क के बाद स्वर आ गया, स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ गया, क्या हो गया, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। और जैसे मैं लिख दूं दिग्विजय। दिग्विजय क्या होगा संधि विच्छेद, दिक धन विजय। दिक धन विजय। तो क्या होता है इसमें, पहला नियम क्या होता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन आ जाता है तो वह वर्ण उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम देखते हैं हम लोग, क्या है अगला नियम। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। दूसरा नियम क्या है कि यदि, व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है, यदि किसी वर्ग के पहले, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्णों का मेल होता है तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण में या पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि का, च, ट, त, अ, प के बाद यदि इनका मेल अनुनासिक वर्णों से होगा, अनुनासिक वर्णों से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होगा, उसी वर्ग के अनुनासिक ध्वनियों में क्या होगा, इनका परिवर्तन हो जाएगा। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक, यदि का, च, ट और प का मेल अनुनासिक वर्णों से होता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, मैं लिख दूं वांग्मय। वांग्मय संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, वाक धन मय। ठीक, तो का के बाद म आ गया, अनुनासिक वर्ण आ गया, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। और देखिए जैसे मैं लिख दूं दूसरा शब्द तन्मय। तन्मय क्या होगा संधि विच्छेद, तत धन मय। क्या हो गया, त के बाद अनुनासिक वर्ण आ गया, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया। जैसे और देखिए, मैं लिख दूं शब्द उन्मत्त। उन्मत्त क्या होगा संधि विच्छेद इसका, उत्धन मत। ता के बाद अनुनासिक वर्ण आया, किसमें परिवर्तित हो गया, उसी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। और है जैसे इसका उदाहरण चिन्मय, जगन्नाथ आदि। क्या होता है दूसरे नियम में कि यदि क, च, ट, थ, प के बाद उनका मेल अनुनासिक वर्णों से हो
तो वे अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण या अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला नियम देखते हैं हम लोग इसका व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या होता है? व्यंजन संधियों का जो तीसरा नियम होता है दोस्तों, क्या होता है? छ संबंधी नियम। यदि क्या होता है इसमें? यदि हमारा छ के बाद यदि क्या होता है? तीसरा नियम होता है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। इसमें क्या होता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ जो हमारे स्वर होते हैं इनका मेल छ से हो जाए तो छ के पहले क्या होता है? च आ जाता है। छ के पहले च आ जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं विच्छेद, तो विच्छेद जो शब्द है हमारा दोस्तों, विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विधन छेद। तो देखिए कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद छ आ गया, इसमें छ के पहले च जोड़ दिया गया। छ के पहले क्या किया गया? च जोड़ दिया गया। जैसे और देखिए उदाहरण परिच्छेद, क्या होगा संधि विच्छेद? परिधन छेद। क्या हुआ इसमें कि ई के बाद छ आया, क्या हुआ? छ के पहले आधा च जोड़ दिया गया। और उदाहरण देखिए, जैसे अनुच्छेद, स्वच्छंद और आदि। ठीक। अगला नियम क्या होता है? व्यंजन संधियों का ता संबंधी नियम। क्या होता है अगला नियम चौथा क्या होता है? ता संबंधी नियम। इसमें क्या होता है दोस्तों? ता संबंधी नियम में यदि हमारा ता वर्ण के बाद च या छ आता है, ज या झ आता है, टा या ठा आता है, फिर डा या ढा आता है या ला आता है। तो यदि ता के बाद च या छ आता है तो ये च में, यदि जा या झा आता है तो जा में, टा या ठा आता है तो टा में, डा या ढा आता है तो डा में, और ला आता है तो ला में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा? क्या होता है चौथा नियम? ता संबंधी नियम। यदि ता के बाद जा या झा आता है तो जा में, जा या झा आता है तो जा में, टा या ठा आता है तो टा में, डा और ढा आता है तो डा में, और ला आता है तो ला में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, शब्द है उच्चारण, संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारण। देखिए ता के बाद च आ गया, किसमें परिवर्तित हो गया?
चा में। और उदाहरण है जैसे उज्ज्वल। और क्या उदाहरण है जैसे उज्ज्वल। क्या होगा संधि विच्छेद उत्धन, उत्धन, उत्धन क्या ज्वल, उत्धन ज्वल। क्या होगा ता के बाद जा आ गया, किसमें परिवर्तित हो गया, जा में। और उदाहरण क्या है जैसे सज्जन, 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 जगत, जननी, जननी। और सच्चरित्र, सच्चरित्र, तल्लीन आदि। अगला नियम क्या होता है, अगला नियम क्या होता है, पांचवा नियम मां संबंधी, मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम में क्या होता है कि यदि मां जिस मां के बाद, पांचवा नियम क्या होता है कि मां के बाद मां संबंधी, मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम क्या होता है इसमें कि मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी का मां के बाद, मां के बाद, मां के बाद क्या होगा, जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, जिस वर्ग का व्यंजन आएगा अनुस्वार उसी वर्ग के, उसी वर्ग के नासिक में, उसी वर्ग के, उसी वर्ग के नासिक, यानी कि कौन से, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण, उसी वर्ग के नासिक के वर्ण या पांचवें वर्ण, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्या नियम है, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है। उदाहरण देखिए जैसे आप लोग संकलन, क्या शब्द है, संकलन। क्या होगा संधि विच्छेद समुधन कलन, समुधन कलन। तो देखिए मां के बाद का आया, ये अपने ही वर्ग के नासिक वर्ण में या पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। जैसे और उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं परंतु, परंतु क्या होगा संधि विच्छेद परम धन तू। तो मां के बाद देखिए त आया, क्या हो गया, उसी वर्ग के नासिक वर्ण या अनुस्वार वर्ण में परिवर्तन हो गया। और क्या है उदाहरण इसका, जैसे संविधान संयोग, संविधान संयोग, संविधान संयोग, संयोग, संगति, संगति आदि। अगला नियम क्या होता है इसका, अगला नियम क्या होता है, छठा नियम ना का, ना का ण में, ना का ण में परिवर्तन, ना का ण में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, ना का ण में परिवर्तन वाले में इसमें यदि, यदि री रा और सा, क्या क्या, री रा और सा के बाद, के बाद, इसके बाद, इसके बाद न व्यंजन आता है तो इसका परिवर्तन ण में हो जाता है। यदि री रा और सा के बाद न व्यंजन आता है तो इसका परिवर्तन ण में हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है, जैसे मैं लिख दूं जैसे मैं लिखूं परिणाम,
परिणाम, क्या होगा संधि विच्छेद, परिधन मान, परिधन मान। और मैं लिख दूं जैसे हरण, क्या होगा संधि विच्छेद, हरधन न। क्या हुआ इसमें कि री रा या सा के बाद ना आया, उसका परिवर्तन किस में हो गया, ड़ा में हो गया। और क्या उदाहरण है इसको, जैसे हो गया ऋण, भरण, भरण, विष्णु, विष्णु आदि। और व्यंजन संधि का अगला नियम, सातवां नियम और आखिरी नियम क्या है, आखिरी नियम क्या है कि जो आपका सा होता है, कौन सा सा, जो आपका छोटा वाला सा होता है, उसका सा में परिवर्तन क्या होगा, सा का, सा का सा में परिवर्तन। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि यदि सा के पहले, सा के पहले आ और आ को छोड़कर, यदि सा के पहले आ और आ को छोड़कर उससे भिन्न कोई भी स्वर आता है, तो उससे भिन्न कोई भी स्वर आता है, सा और सा को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो क्या होता है कि जो ये हमारा सा है, इसका सा में परिवर्तन हो जाता है। सा के बाद, सा के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, तो सा का सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण आप लोग देखिए, जैसे मैं लिख दूं अभिषेक, अभिषेक, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इसका, अभिधन, अभिधन सेक। क्या हुआ यहाँ पर, सा के पहले आ को छोड़कर ई आया है, कोई भिन्न स्वर आया है, सा का परिवर्तन सा में हो गया। जैसे मैं लिख दूं विषम, विषम का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन सम। तो देखिए सा के पहले क्या हुआ, आ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर ई आ गया, किसमें परिवर्तित हो गया, सा में। जैसे मैं लिख दूं सुषमा, सुषमा, क्या होगा संधि विच्छेद, सुधन समा। आ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर उ आ गया, किसमें परिवर्तन हो गया, सा में। जैसे और क्या है उदाहरण इसका, और उदाहरण क्या है, जैसे अनुषंगी, अनुसंगी, क्या होगा अनुसंगी का संधि विच्छेद, अनुधन संगी। और क्या होगा उदाहरण, जैसे निषेध, निषेध आदि। तो इस तरह से व्यंजन संधि के हमारे इतने ही नियम थे, 7 नियम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।